अब मैं दर्शकों को स्टेटमेंट रख के बताना चाहूंगा। अब हम बात करते हैं डॉक्टर शरद कोहली से, अर्थशास्त्री से, उस बारे में कि 2025 जैसा था गुजर गया सोने और चांदी की चमक में, चकाचौंध में। लेकिन सर, साल 2026 भारत और दुनिया के लिए कहां ले जाके खड़ा करेगा अर्थव्यवस्था की बुनियाद और जमीन पर? देखिए 2026 जो मैंने अभी वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात की थी कि 2.5% से बढ़ रही है, और ये 2.5% धीरे धीरे कम हो रहा है। तो और भी जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, आर्थिक पैमाने जो होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं, वो कुछ कुछ इस तरफ संजीव इशारा कर रहे हैं कि 2026 हमारे लिए मंदी ला सकता है, रिसेशन ला सकता है। हालांकि मैं चाहूंगा कि जो मैंने बात कही वो गलत साबित हो, और मैं स्वयं चाहूंगा कि गलत साबित हो, क्योंकि मंदी अच्छी नहीं है, रिसेशन अच्छा नहीं है। लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, तनख्वाहें कम हो जाती हैं, छोटे व्यापार बंद होने के कगार पे आ जाते हैं, और लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो मंदी को बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये बात बोलते हुए कि 2026 मंदी की आहट सुनाई दे रही है, ये साथ में बोल रहा हूं, और डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, क्योंकि मंदी अच्छी नहीं है। मैं मैं ये आलोचना सुनना ज्यादा पसंद करूंगा कि शरद कोहली ने मंदी कही और नहीं आई। तो इसलिए मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मैं सचमुच चाहता हूं मंदी नहीं आए, पर काश मेरे चाहने से ऐसा हो सकता, जो कि नहीं हो सकता। तो इसलिए 2026 के जो संकेत आ रहे हैं बहुत अच्छे नहीं है। दूसरा, संजीव, मुझे 2026 में हम लोग जियो पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। दो देशों के बीच में जो रिश्ते होते हैं, हम लोग उसको बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं अर्थव्यवस्था के साथ कि कैसे जुड़ा है। तो मुझे जियो पॉलिटिकल स्तर पे भी, यानी कि युद्ध मोर्चा जिसको मैं कहूँ देसी भाषा में, तो युद्ध मोर्चे पर मुझे 2026 बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे अमेरिका वेनेजुएला हो, चाहे थाईलैंड कंबोडिया हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान हो, चाइना जापान हो, चाइना ताइवान हो। मुझे ये सारे मोर्चों पर, या इनमें से कुछ मोर्चों पर, चाहे मिडिल ईस्ट हो, या इनमें से कुछ मोर्चों पर, मुझे अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। एक हम लोग जब गैस पे आप चढ़ाते हैं ना पानी गर्म करने के लिए, तो क्या होता है, जब आप व्यस्त होते हैं तो गैस के पास नहीं खड़े होना चाहते, तो आप उसको सिमर पे कर देते हैं, गैस को मंदी धीमी आंच पे कर देते हैं। तो ये जो धीमी आंच पे, ये नहीं कि पानी उबलता नहीं है, देर में उबलता है, उबलता जरूर है। तो ये मुझे जो सिमरिंग सिमरिंग ग्लो जियो पोलिटिकल टेंशंस, ये मुझे लग रहा है उस पॉइंट तक 2026 में पहुंच सकती है जहां पर वो पानी आपको उबलता हुआ दिख सकता है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर जियो पोलिटिकल टेंशन यहां से बढ़ती है, और विश्व युद्ध तृतीय, वर्ल्ड वॉर 3, जिसका कि जिक्र पहले इतना नहीं हुआ करता था, आज उसका जिक्र ज्यादा किया जाता है। न्यूक्लियर शब्द, जिसका कि जिक्र पहले लोग करते हुए हिचकिचाते थे, डरते थे, घबराते थे, सकुचाते थे, आज उस न्यूक्लियर शब्द का प्रयोग बहुत धड़ल्ले से किया जाता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि न्यूक्लियर शब्द का क्या मतलब है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो मुझे 2026 इन मामलों में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। और मुझे लगता है कि एक मंदी अगर आती है तो उसमें हम सबको तैयार रहना चाहिए। भारत में उसका प्रभाव कम पड़ेगा, भारत की अपने आप में एक दुनिया है। तो ये 2026 की, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मुझे लगता है आप ज्योतिषियों से भी बात करते होंगे संजीव, तो इस बात को ज्योतिषियों से कंफर्म करिए। हम तो जो एनालिसिस करते हैं वो आर्थिक पैमानों पर करते हैं, और सबसे अच्छा आर्थिक पैमाना आप कहेंगे कि जरा बताइए कौन से आपको आर्थिक पैमाने ऐसे नजर आए। तो सबसे बिल्कुल। बड़ा आर्थिक, एक बता देता हूं आपको, सबसे बड़ा आर्थिक पैमाना सोने और चांदी में ये जो बेतहाशा तेजी दिख रही है, ये सोना चांदी में निवेश करने वालों की तो बल्ले बल्ले कर रही है। उनके लिए तो ये खुशी का मौका है, पार्टी का मौका, अरे इतने कमा लिए, इतने कमा लिए, इतना लगाया था, इतना बन गया, वगैरह। परंतु ये आर्थिक मंदी का संकेत देता है, क्योंकि सोने और चांदी में निवेश तब बढ़ता है, खासकर बड़े प्लेयर्स का, सेंट्रल बैंक्स का, जब आपको खतरा महसूस हो रहा हो। ये एसेट्स, ये रिस्क के माहौल में निवेश करने वाले एसेट्स हैं। तो इसका मतलब मुझे ही नहीं, विश्व के बड़े सेंट्रल बैंक्स और विश्व के बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी मंदी का संकेत मिल रहा है, तभी वो
सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं। शरद कोहली साहब, आपकी बात से ही एक सवाल निकल के आता है जहन में कि 2025 में जो हुआ हुआ 2026 में भी अगर इसी रफ्तार से सोना चांदी बढ़ता रहा तो ये जो आम आदमी है, आम नागरिक, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, दुनिया के नहीं, उसके लिए फायदेमंद होगा। तो फिर सवाल ये कि नुकसानदेह किसको होगा? जो इस बिजनेस से जुड़े हैं व्यापारी, गोल्ड के, सिल्वर के, उनके लिए नुकसानदेह होगा। जिनके पास बहुत स्टॉक है उनके लिए नुकसानदेह होगा, या उनके लिए भी फायदेमंद है? सबके लिए फायदेमंद है। अगर सबके लिए फायदेमंद है तो नुकसानदेह किसके लिए है? ये गोल्ड और सिल्वर की चमक किसकी आंखों को चुंधियाएगी 2026 में, और क्यों और कैसे? देखिए, नुकसान तो मुझे नहीं लगता किसी को होगा। नुकसान तभी होगा, देश की थोड़ी सी फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा जाएगी, क्योंकि 99% हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से फालतू जाएगा। दूसरा थोड़ा सा नुकसान होगा उन ज्वेलर्स को जो कि 22 कैरेट की ज्वेलरी बेचते हैं, क्योंकि लोग 22 कैरेट की ज्वेलरी अब जब बहुत महंगा हो जाएगा तो ज्वेलरी खरीदने में हिचकिचाएंगे। हालांकि उन्होंने उन्होंने इसका विकल्प निकाल लिया है। उन्होंने 14 कैरेट की, 18 कैरेट की, 9 कैरेट की भी ज्वेलरी बनानी शुरू कर दी, जो लोग खरीद भी रहे हैं और शादियों में उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा नुकसान किसी को नहीं होगा। जिसके पास स्टॉक है, आपने कहा संजीव, स्टॉक वाले का तो फायदा ही फायदा है। अगर आपने 100 रुपए की चीज ली हुई है और वो आपके यहाँ पड़ी पड़ी 200 की हो रही है, तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, मेरा स्टॉक बढ़ गया है। तो नुकसान वाले मुझे यहाँ कोई नहीं नजर आते। फायदा ये होगा कि लोगों को शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में जो लोग निवेश करते हैं, वहां से कोई बहुत अच्छा अगर उनको लग रहा है रिटर्न नहीं आ रहा, तो अगर आप सोने चांदी में धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके निवेश लंबे वक्त के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा निवेश का संसाधन निकल के आया, एसेट क्लास जिसको हम कहते हैं। एक नई एसेट क्लास, नई तो नहीं, एसेट क्लास तो बहुत पुरानी है, पर इन्वेस्टमेंट की रफ्तार से, रिटर्न की रफ्तार को देखते हुए एक नई एसेट क्लास निकल के आई है। और मुझे लगता है कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन की मैंने बात करी, और भी जो मैंने आर्थिक बात करी, उसको देख के लग रहा है कि अभी सोने चांदी में बहुत बड़ी कोई करेक्शन तो है, बीच बीच में आपको करेक्शन दिखाई देगी, परंतु इतनी बड़ी करेक्शन अभी फिलहाल मुझे आती हुई यहां से नहीं दिख रही है। तो फायदे वाले ज्यादा हैं, नुकसान वाले चंद हैं, जो कि इतनी चिंता की बात नहीं है संजीव। डॉक्टर शरद कोहली साहब, चाहे तो परिंदा हो और चाहे हवाई जहाज हो, चाहे हवा हो चाहे धूल के कण हो, जिस रफ्तार से आसमान की ओर जमीन से उड़ते हैं वो उसी रफ्तार से फिर नीचे भी आते हैं। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो सोने और चांदी पे भी कहीं लागू होगा 2026 में। बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसमें अगर लोगों को, पहली बात तो प्राइस प्रेडिक्ट करनी संजीव बहुत मुश्किल है सोने चांदी की, बहुत कठिन काम है। इसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे हम अर्थशास्त्रियों की के आपस में बात होती है कि इसको प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, पर जब तक, तो मैं आपको पैमाना बता देता हूँ कि कैसे पता लगेगा आपको कि ये परिंदा अब नीचे आने लगा है। अगर विश्व के सेंट्रल बैंक्स अगर बेचने लग जाएं, या आपको संकेत मिले के बेच रहे हैं, सेंट्रल बैंक सब बोलते हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, इंग्लैंड में उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, जिन्होंने भर भर कर सोना खरीदा है पिछले पिछले कुछ सालों में। तो अगर उनके बेचने का कहीं भी आपको संकेत मिले, तो उस समय आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये परिंदा उड़ उड़ के थक गया और अब ये नीचे को आने लगा। ये मैंने आपको एक ऐसी पहचान बता दी है कि आप कैसे आप पता लगाएंगे कि सेंट्रल बैंक बेच रहे हैं। मुझे लगता है स्टेट मिरर को देखते रहें आप, तो समय समय पर आर्थिक मामलों को ट्रैक करते हैं। आपको आपको वैश्विक खबरों पर नजर रखनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय खबरों पर नजर रखिए। अब जमाना बदल चुका है संजीव। खाली लालू प्रसाद यादव और नीतीश बाबू की बात ना करके आप अंतरराष्ट्रीय खबरों पर वैसी ही नजर रखिए जितनी आप बिहार इलेक्शन पर रखते हैं। तो अगर आप अंतरराष्ट्रीय खबरों पर नजर रखेंगे तो आप दूर से पहचान जाएंगे कि कब सेंट्रल बैंक्स बेचने लग गए। तो जैसे ही सेंट्रल बैंक बेचे, मैं सलाह दूंगा रिटेल निवेशकों को, आप इसमें से प्रॉफिट बुक करके बाहर आके ताली बजाने लगिए संजीव। डॉक्टर कोहली साहब, क्या निकट भविष्य में 2026 के अपने मिड में जाके कहें मई जून में सोने और चांदी के दामों में कहीं कुछ डाउनफॉल आता नजर आएगा? एक सवाल। दूसरा, इसी के साथ जो ज्वेलर है देश का, सोने चांदी के बिजनेसमैन है जो गोल्ड का सिल्वर का, वो आज बड़ा परेशान शो कर रहा है अपना मीडिया में, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, समझ में नहीं आता क्या होगा आगे।
दो सवाल एक साथ मैंने किए, इसके साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। मुझे लगता है ज्वेलर्स की जो चिंता है कुछ हद तक जायज है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब महंगा हो जाता है सोना, तो जो व्यक्ति 4 तोले की चेन बनवाने गया है या कोई हार बनवाने गया है, वो 4 तोले की बजाय 1 तोले का सामान लेता है। तो ज्वेलर्स का नेचुरल बात है, सेल इफेक्ट होती है। पर जैसा मैंने कहा कि बड़े ज्वेलर्स ने, जिसमें तानिष्क है, कल्याण ज्वेलर्स है, और भी ज्वेलर्स हैं, उन्होंने इसका हल निकाला। उन्होंने हल ये निकाला, और ये आपको पहले मैं बताता हूं मैंने सलाह क्या दी लोगों को, कि आप सोने को निवेश और ऑर्नामेंट दो अलग अलग चीजें करते हैं। जब आप ऑर्नामेंट के लिए पहनते हैं, ऑर्नामेंटल वैल्यू उसको हम कहते हैं, तो आप कम कैरेटेज की लीजिए, आप 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट की लीजिए, शादी में पहन के गए, फोटो खिंचवाइए, रील बनवाइए, और आपका काम हो गया। आप हार बनवा के निवेश के लिए क्यों रख रहे हैं? आप कंगन बना के निवेश के लिए क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मेकिंग चार्जेस जा रहे हैं, प्योरिटी जा रही है। तो ज्वेलर्स ने यह हल निकाला कि उनकी सेल ना गिरे, उन्होंने कम कैरेटेज की ज्वेलरी बेचनी शुरू कर दी। तो ज्वेलर्स को, जो पुराने ज्वेलर्स हैं, जो कम कैरेटेज में विश्वास नहीं रखते, उनको थोड़ी सी चिंता है। हालांकि अगर मैं ये कहूंगा साथ में संजीव, और मैं ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जो शायद ज्वेलर्स को अंदर से मालूम है, कि अगर मेरे पास आज 10 किलो सोने का स्टॉक रखा है, ज्वेलर, अगर कोई ज्वेलर है वो कहता है मेरे पास 10 किलो का स्टॉक रखा है, और उसने वो सोना 70,000 रुपए पे खरीदा था, तो अपने दिल पर हाथ रख के बताए कि क्या वो 10 किलो जो उसने 70,000 रुपए यानी 7 करोड़ रुपए का खरीदा था, क्या आज वो 14 करोड़ का नहीं हो गया? आपको 7 करोड़ का फायदा पिछले 1 साल में नहीं हुआ? पिछले 1 साल या 1 सवा साल में? तो आप अगर सेल करते तो शायद इतनी ना कर पाते, पर आपका स्टॉक जब बढ़ गया, तो वो भी तो, उसको भी तो आप नफा मानिए ना। तो ये मैंने ऐसी बात बोली है जो ज्वेलर्स अंदर से जानते हैं, परंतु ऑन स्क्रीन कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा चिंता, और अगर करेक्शन आई, तो जो मैंने आपको पहचान बताई है संजीव, कि अगर सेंट्रल बैंक्स पे नजर गाड़ के रखिए, जब मैं कहता हूं गाड़ के रखिए, कि उस पे पूरी रिसर्च करिए कि कब सेंट्रल बैंक्स बेच रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा संजीव इसके। पर जब तक वो नहीं होता, तो छोटी मोटी आपको करेक्शन, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की वजह से होते हैं। उस उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। आप लंबे वक्त के अगर निवेशक हैं, तो आपको ये छोटी मोटी चीजें देखनी नहीं चाहिए। इसको लेके लॉकर में रख के, घर में रख के, जहां भी आप रखते हैं, डीमैट अकाउंट में है, ईटीएफ में रखते हैं, इसको रख के और आराम से बैठे रहिए। रोज रोज रेट देख के ना बहुत ज्यादा खुश होइए, और नीचे जाता है तो ज्यादा दुखी होने की भी बात नहीं। डॉक्टर शरद कोहली साहब, आपने कहा सेंट्रल बैंक पे नजर रखिए, बड़े लेवल पे नजर रखिए क्या हो रहा है गोल्ड और सिल्वर में। जो आम आदमी है, जो भीड़ में खोया हुआ है, जो मोहल्ले की एक सुनार की दुकान तक जाता है, जिसका कि दूर दूर तक सेंट्रल बैंक से कोई वास्ता नहीं है, वो कैसे टटोले कि अब उसको सोना खरीदना है या अपने घर में रखा हुआ बेच के प्रॉफिट लेके निकलना है। तो वो स्ट्रेट मिरर तो देख रहा है ना संजीव। तो स्ट्रेट मिरर पे तो ये बातें आप चर्चा करते रहते हैं, आप यहाँ पर एक्सपर्ट्स को लाते रहते हैं। कभी अगर सेंट्रल बैंक्स ने बेचा, तो मुझे खुशी होगी वापस आके आपके चैनल पे बताने में कि आप देखिए सेंट्रल बैंक बेच रहे हैं, आप बेच के अपना पतली गली से निकल लीजिए। तो जो स्ट्रेट मिरर हमें और आपको सुन रहे हैं, मुझे लगता है उनको आपके चैनल से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो खबरें लेकर आते हैं, और वो मुद्दे लेकर आते हैं, वो चर्चाएं लेकर आते हैं, जो कि बाकी जगह नहीं करी जाती है। तो इसको लेकर आइए, यही एक तरीका है अवेयरनेस। सोने और चांदी में निवेश करने वालों के लिए एक जागो ग्राहक जागो स्लोगन है ना कंज्यूमर डिपार्टमेंट का। तो यहां पर जागो निवेशक जागो, सोने चांदी वालों के लिए ये नारा बिल्कुल बिल्कुल सटीक बैठता है। जागो निवेशक जागो, जागते रहो। सोना लिया है तो रात को सो रहे हो, ठीक है, कई बार तो रात को भी कुछ हो जाता है, क्योंकि हमारा और उनका टाइम डिफरेंस है। तो आपको, आपकी जागरूकता ही, आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं, आपकी जागरूकता आपको सही समय पर सोने में निवेश और सही समय पर सोने से एग्जिट करने में मदद करेगी। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर शरद कोहली साहब, इस स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए, जाते हुए 2025 और आते हुए 2026, दोनों में कहाँ रहेगी सोने और चांदी की चमक, कहाँ खड़ा होगा अर्थव्यवस्था की नजर से, किस जमीन पे होगा, किस धरातल पे होगा भारत और दुनिया। धन्यवाद।